वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का वो शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियो के फॉर्म में यानी टॉपिक वाइज हम एक एक वीडियो पढ़ रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। क्योंकि औरंगजेब जो है मिडिएवल पीरियड का, यानी कि जो मुगल पीरियड था, मिडिएवल पीरियड में जो सबसे लास्ट मुस्लिम शासक जो था वो औरंगजेब था। उसके बाद ही ब्रिटिश एरा शुरू होता है और वही हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो औरंगजेब के बाद का एरा है, जो उसके बाद का टाइम है, उसको पढ़ते हैं। और इस चैप्टर का मेन थीम ये समझाना है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो आए थे ट्रेड करने। ट्रेड करने का मतलब होता है चीज़ों को खरीदना और बेचना। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है मैं आपको बेच रहा हूँ, और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है और आपके पास है वो मैं आपसे खरीद रहा हूँ। दिस इज़ नोन एज ट्रेड। सो ट्रेड करते समय हम अपना फ़ायदा देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं। सो अंग्रेज भी, ब्रिटिशर्स भी यहाँ अपने बेनिफिट के लिए आए थे, ट्रेड करने आए थे, सो दैट वो सस्ती चीज़ें खरीद सकें हमारे यहाँ से और उससे कुछ बना करके महंगा, कुछ महंगा बना करके, एक्सपेंसिव बना करके उसे बेच सकें। सो ये उनका पर्पस था, जैसे नॉर्मली हर बिजनेसमैन का होता है। बट हाउ दे बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। टेरिटरी का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी जो इंडियन टेरिटरी है, जो पूरी की पूरा जो लैंड है इंडिया का, जिसको इंडिया कहा जाता है, उस पूरे के पूरे उस समय जो इंडिया था उसकी भी बात हम करेंगे कि उस समय इंडिया कितना बड़ा था। तो उस समय के इंडिया की बात की जा रही है कि किस तरीके से वो इस इंडिया पे रूल करने लगे, क्यों रूल करने लगे, क्या रीजन है कि वो बिजनेसमैन बनकर आए बट उनको टेरिटरी पूरी की पूरी हथियानी पड़ी, क्यों ऐसा करना पड़ा, राइट। सो वो सब चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि औरंगजेब का क्या है रोल यहाँ पे। औरंगजेब की बात यहाँ क्यों हुई है, सबसे पहले औरंगजेब के बारे में क्यों बताया गया है। औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। ठीक है, और भी मुगल रूलर्स आए थे, बट इसके बाद जितने भी रूलर्स आए, जो आए रूलर्स आए, दे वर ऑल वीक। वो बड़े कमजोर थे, वो इतना अच्छा कंट्रोल नहीं रख पाए। औरंगजेब के पास एक बड़ी आर्मी थी, और औरंगजेब के टाइम में क्या होता था, जैसा कि आपको इंडिया का मैप अगर पता हो, देन लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो नॉर्मली ये आपका ऊपर का हिस्सा है, थोड़ा सा वैसा बनेगा मैप। ठीक है, तो आप इसको पार्डन मी फॉर दैट थिंग। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कहीं पर दिल्ली है, और उसके बाद यहाँ पर ये नॉर्थ है, एंड देन यहाँ पर ऐसे करके ये इंडिया का पूरा मैप, यहाँ पे गुजरात आता है, एंड देन राजस्थान, राइट। और यहाँ पे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। सो थोड़ा सा मैप ऐसा सा बना हुआ है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। समवेयर हियर इज दिल्ली। यहाँ पे जो मुगल बादशाह होता था वो बैठता था, जैसे औरंगजेब है तो वो यहाँ होता था। ठीक है, दिल्ली। दिल्ली के नीचे है आपका डेक्कन प्लेटो, यहाँ से शुरू होता है, जो दक्कन का पठार इसको कहते हैं। जो कुछ भी आपका एमपी, अगर आपने प्रदेश देखा हो, मध्य प्रदेश को आप मैप में देखिएगा, एमपी को, आई होप कि आपको पता होगा एमपी कहाँ है, मैप में आप उसको लोकेट कर सकते हैं। तो एमपी के नीचे, इनफैक्ट यूपी में ही मिर्जापुर नाम की एक जगह है, वहां से ही नीचे क्या होता है कि पूरा का पूरा एक प्लेटो है। ठीक है, पूरा का पूरा चट्टानी इलाका है। ठीक है, पठार है, जिसको हिंदी में पठार कहते हैं। ठीक है, वो लावा से मिलके बना होता है। जो आपका लावा होता है, जिसके बारे में आपने हो सकता है पढ़ा हो, जो कि जमीन के भीतर से निकलता है, उस लावा से बना हुआ पूरा प्लेटो है। और वो मिर्जापुर से शुरू होता है, एमपी से नीचे जाते जाते पूरा यहाँ पे आपके नीचे जो साउथ इंडिया है वहां तक का जो पोर्शन है, दैट इज नोन एज डेक्कन। ठीक है, डेक्कन प्लेटो के नाम से जाना जाता है। उसमें आपका महाराष्ट्र भी आ जाता है, उसमें आपका कर्नाटका भी आ रहा है, उसमें आपका हैदराबाद भी आ रहा है, सब कुछ, तेलंगाना भी आ रहा है। वो जो कुछ भी यहाँ से नीचे है, आप मैप में लोकेट कीजिएगा कि कौन सी जगह कैसी है। सो उसको जब आप देखोगे तो वहां पर जो है पूरा का पूरा जो रूल इस्टेब्लिश किया था, तो उस रूल को कंट्रोल कर पाने में, जैसे कि औरंगजेब तो यहाँ बैठता था, लेकिन जो नीचे डेक्कन प्लेटो है वहां पे अगर उसको रूल करना है, तो यहाँ बैठे बैठे हर जगह रूल कैसे कर पाएगा। इसके लिए उसने क्या किए थे, अपने कुछ खास लोग यहाँ पर बिठा रखे थे हर जगह पे, हर स्टेट में। ठीक है, बंगाल जो था वो मेन था, बंगाल में भी बिठा रखे थे उसने। ठीक है, तो ये जो बंगाल में होता था उसको कहते थे नवाब। ठीक है, ये नवाब बिठा दिया, आपकी बुक में नहीं लिखा है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर होते थे नवाब, राइट। ये बैठता था यहाँ पे। इन नवाबों की हेल्प से ये पूरे इंडिया पे रूल करता था। यहाँ पे हैं कोई, यहाँ पे हैं, और अपने कुछ सिपह सालार, कुछ सूबेदार इन्होंने यहाँ भेज दिए, तो सूबेदार होते थे, नवाब होते थे, इनकी मदद से, इनकी हेल्प से
अपने कुछ खास लोगों की हेल्प से वो पूरे इंडिया में उनको फैला देता था और उनकी हेल्प से वो पूरे इंडिया पे रूल करता था। और ये जितने भी लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बंगाल का नवाब है, वो औरंगजेब के नाम पे यानी कि मुगल बादशाह के नाम पे यहाँ पर रूल करता था। राइट। और इसका काम क्या होता था, यहाँ बंगाल की व्यवस्था देखना, बंगाल में क्या चल रहा है, वो वहाँ पे कोई बगावत तो नहीं हो रही, वहाँ पे कोई नया राजा तो सिर नहीं उठा रहा, वो कोई नया तो नहीं आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें औरंगजेब के नाम पे होती थी। तो औरंगजेब वॉज एबल टू कंट्रोल इट वेरी इजीली। मतलब उसके पास एक बड़ी आर्मी थी और उसके पास अच्छे डिपार्टमेंट्स थे। जो आपके जासूस जिनको कहे जाते हैं, जो स्पाइज होते हैं, वो अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट हुआ करता था मुगल्स के पास। तो उस केस में क्या होता था कि ये सारे के सारे जो है बड़े आराम से जो मुगल बादशाह हुआ करता था, जिसमें कि लास्ट था औरंगजेब, जो लास्ट नहीं था, बेसिकली लास्ट स्ट्रांग, जो आखिरी आप ये कह सकते हैं कि आखिरी जो स्ट्रांग रूलर था मुगल्स का, वो औरंगजेब था। और ये 1707 में डेथ कर गया, इसकी मौत हो गई। जैसे ही इसकी मौत हुई, वैसे ही क्या हुआ, जो ये नवाब थे और जो दूसरी जगहों पे जितने भी सूबेदार थे जो उसके नाम पे रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी टेरिटरी को सोचा कि हम भी अपनी अपनी टेरिटरी को रूल करने लगे। जिस टेरिटरी को हमें दिया गया है, हम क्यों ना उसी टेरिटरी के राजा बन जाएं, क्यों ना हम उसी टेरिटरी को जो है अपना बना लें और वहां पे अपना रूल स्टैब्लिश कर लें। तो ये अपना रूल स्टैब्लिश करने के चक्कर में पूरा का पूरा मुगल एम्पायर जो कि सेंट्रलाइज था दिल्ली में, वो कमजोर होने लगा। ठीक है। पूरा का पूरा एम्पायर जो है इस तरीके से वीक होने लगा। और का रीजन क्या था कि लोकल सूबेदार्स और नवाब जो थे वो स्ट्रांग होने लगे, बिकॉज औरंगजेब के जाने के बाद कोई ऐसा स्ट्रांग रूलर नहीं आ पाया जो इन पे कंट्रोल कर पाए। ठीक है। एक तरफ ये लोग कमजोर हो रहे थे। आप ध्यान दीजिएगा, 1707 का टाइम है जब इसकी डेथ हुई। इस टाइम पे लेट मी थोड़ा सा ऊपर करता हूं। इस समय के टाइम पे आपका जो मुगल रूलर था वो कमजोर हो रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया से अगर आप वेस्ट में चलेंगे, देखिए ये आपका इंडिया इधर साइड में ईस्ट होता है, इधर पीछे साइड में वेस्ट होता है। अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जियोग्राफी में अगर आपने मैप देखा है तो मैप की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आप वेस्ट देखेंगे, राइट हैंड साइड पे आप ईस्ट देखेंगे। तो इधर वेस्ट में जो आपका यूरोप था, यूरोप में कई कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रांस था, जैसे कि इंग्लैंड था, जैसे कि पुर्तगीज थे। ठीक है। ये सारे के सारे, और जर्मन्स भी थे। ये सारे के सारे क्या थे, धीरे धीरे ये स्ट्रांग हो रहे थे। यहाँ पे ये स्ट्रांग हो रहे थे और इंटरनेशनली अपनी पहुंच बढ़ाते जा रहे थे। इंटरनेशनली का मतलब ये है कि अपने देश से निकल करके ये दूसरे देशों तक पहुंच पा रहे थे, बिकॉज इनके पास कुछ ऐसी चीजें आ गई थी, जैसे कि एक चीज होती है जिसको हिंदी में कहते हैं कुतुब नुमा, और इंग्लिश में उसको कहते हैं जो आपका वो होता है, एक बॉक्स होता है जो डायरेक्शन बताता है। मेरे जबान पे उसका नाम नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। बट उसको आप क्या कह सकते हैं, इट इज नोन एज, लेट मी रिकॉल इट। बहुत सिंपल सा नाम होता है, आपको पता भी होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं आ रहा। सो कंपास, राइट। इट इज नोन एज कंपास, राइट। सो जो कंपास होता है, इसकी हेल्प से डायरेक्शन का पता करते हुए, और उसके अलावा थोड़ा सा इंडस्ट्रियल जो आपकी मैकेनिकल मैकेनिकल नहीं, बेसिकली जो साइंस के फील्ड में ये लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगे थे। इनको नॉलेज अच्छी होने लगी थी। इनके यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हुआ करते थे, वो थोड़े स्ट्रांग थे। तो उन एक्सपर्ट्स की हेल्प से, उनसे मदद लेकर के इन्होंने थोड़ा सा दुनिया को खंगालना शुरू किया। दे स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ देयर यूरोप और अलग अलग देशों में जाना शुरू किया। तो ये स्ट्रांग हो रहे थे और यहाँ पे इंडिया में ये मुगल बादशाह जो है ये कमजोर हो रहा था। राइट। ओवरऑल इंडिया जो समहाउ किसी भी वजह से, जो कि यूनाइटेड एक तरीके से रखा गया था, चाहे जिस तरीके से रखा गया हो, अलग अलग जो रूलर्स आए, मुगल रूलर्स आए, उनकी अलग अलग इमेज रही है। कुछ की इमेज, जैसे औरंगजेब है, ही वॉज अ वेरी कट्टर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप का था। और उसने जो है जिस तरीके से रूल किया, उसमें बहुत से कई जगह पे उसने मंदिर जो है तुड़वाए, कई जगहों पे मंदिर बनने नहीं दिए। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई। बट द थिंग इज़ कि ओवरऑल जैसे भी हो, उसने इंडिया में एक तरीके से किसी भी तरीके से उसने एक स्ट्रांग आर्मी की हेल्प से उसने चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ था। राइट। सो इवन औरंगजेब ही था जिसने अपने भाई को, दारा शिकोह जो है औरंगजेब का भाई था। एंड इन दोनों में क्लैश हुआ था अपने उसको लेकर के, थ्रोन को लेकर के, कि कौन बादशाह बनेगा। तो जब ये संघर्ष चल रहा था और दारा सिकोह के साथ, तो दारा सिकोह के ऊपर औरंगजेब ने आरोप लगा दिया कि वो जो है उनकी तरह हो गया है, जो विधर्मी है, यानी जो मतलब वो
मुस्लिम नहीं रहा, वो असली मुस्लिम नहीं रहा। इस तरीके से उसने उसको बताने की कोशिश की कि वो जो है असली मुस्लिम नहीं रहा और मुस्लिम धर्म का पालन नहीं कर रहा है। उसका एक रीजन ये भी था, उसको भड़काने में इजी इसलिए भी हुआ बिकॉज दारा शिकोह जो है ही वॉज टू मच लिबरल। जो दारा शिकोह था, जो भाई था औरंगजेब का, ही वॉज टू मच लिबरल। उसने आप उसकी लिबरलिज्म को आप समझ सकते हैं कि उसने क्या किया था। इतना लिबरल था वो, इतना ज्यादा दारा शिकोह जो है वो कह सकते हैं कि आज की डेट में एक वर्ड है जिसको कहते हैं सेकुलर, राइट, मींस जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो। इतना ज्यादा सेकुलर था कि उसने, इवन बीइंग अ मुस्लिम, उसने मुस्लिम धर्म का भी पालन किया, अपने धर्म का भी पालन किया। एट द सेम टाइम ही रिस्पेक्टेड अ लॉट हिंदू रिलीजन, अदर रिलीजन एज वेल। उसने इतना रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया कि उसने वेदों की पढ़ाई की। वेदों को जो है बनारस में आकर के एक गुरु के अंडर रह करके उसने पढ़ाई की। एंड बनारस में जब उसने पढ़ाई की वेदों को, तो वेदों का एक उसने वो लिखा, वेदों पे एक टीका लिखी जिसको इनफैक्ट एक उपनिषद की तरह लिया जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर इसका मतलब होता है अ डीप, अ डीप मिस्ट्री, एक गूढ़ रहस्य। सिर्रे अकबर को हिंदी में कहते हैं एक गूढ़ रहस्य, मतलब बहुत ही गहरा रहस्य, गूढ़ रहस्य इसको कहते हैं। तो सिर्रे अकबर वॉज रिटन बाय दारा शिकोह, क्योंकि उसने वेदों को पढ़ा था और लोगों के बीच अलग अलग धर्मों की जानकारियां भी जानना और लेना चाहता था। तो इस वजह से औरंगजेब को बड़ी प्रॉब्लम होती थी और इस वजह से उसको, जो कि पब्लिक थी अपनी, उसने पोलराइज किया अपनी पब्लिक को। और जब उसने पोलराइज किया अपनी पब्लिक को, तो वो बताने में सफल हुआ। इस तरीके से भी उसने अपनी पब्लिक को, जो मुस्लिम पब्लिक थी उसको इस तरीके से भी एक तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की कि जो दारा है, ही हैज बिकम अ विधर्मी, वो वैसा नहीं रह गया, वो मुस्लिम नहीं रह गया। तो उसके खिलाफ एक माहौल बनाया। और इनफैक्ट दारा शिकोह को जब पकड़ा गया, जब ये हार गया वॉर में औरंगजेब के खिलाफ, तो इसको पकड़ करके इसने औरंगजेब ने खुद ही मरवा दिया। एंड ये कह करके कि हाँ, वो तो एक विधर्मी हो गया है, वो हमारे जैसा नहीं रहा, और इंडिया पे तो केवल एक जो है, और जो मुस्लिम रूलर है उसे ही रूल करना चाहिए। और ऐसा कह के उसने अपनी पब्लिक को भड़काया था औरंगजेब ने, और उसके बाद इंडिया पे रूल किया था इसने। इसके जितने भी ब्रदर्स थे वो सारे मारे गए थे अलग अलग वॉर्स में। और इसने बड़ी ही चालाकी से लास्ट में दारा शिकोह को मरवा करके, क्योंकि दारा शिकोह ही वॉज वेरी मच ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, सेकुलर था, बहुत सेकुलर था वो। ठीक है, वेदों को जिसने पढ़ा हो, फिर इस पे एक टीका लिख दी हो, इट नीड्स अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी मच रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन। सो दारा सिकोह वाज अ ट्रू सेकुलर, जिसको की मरवा दिया। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। एंड देन ही बिकेम द बादशाह ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां से उसने रूल किया। लेकिन एक समय के बाद 1707 में जब इसकी डेथ हुई, तो इंडिया में मुगल बादशाह जो नए आए वो बड़े कमजोर रहे, वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाते थे। नवाब इनसे बोलते थे कि हाँ, तुम मेरी बात मान लो, हम तुम्हारी बात मान लें, नहीं तो मैं अपना अलग बना लूंगा, अपनी टेरिटरी अलग बना लूंगा। सो दीज वर द थिंग्स विच वर हैपनिंग। और इसी वजह से क्या हुआ था कि मुगल एम्पायर, जो लास्ट बादशाह ये जो औरंगजेब था, इसके बाद ये पूरा का पूरा कमजोर पड़ने लगा। पूरा का पूरा इंडिया जो है एक तरीके से जो कोई भी एक पावर थी जो बांध करके रखे हुए थी, वो कमजोर होने लगी। और बाकी लोग जो कि बहुत दिनों बाद जो है एक आज़ादी फील कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने बजाय इसके कि देश को इकट्ठा किया जाए, मजबूत बनाने के बारे में सोचा जाए, उन्होंने अपने अपने आप को रूलर बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और इसी वजह से जब पूरा देश जब बंटने लगेगा तो क्या होगा, उस केस में तो देश कमजोर हो ही जाएगा। सो दिस वाज द थिंग कि किस तरीके से इंडिया कमजोर हुआ आफ्टर द लास्ट मुगल एम्पायर विच इज हु इज औरंगजेब। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में अगला टॉपिक उठाएंगे। सिंस इट वाज अ बैकग्राउंड, सो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जरूर लिखिएगा आपकी प्रतिक्रिया कैसी रही। एंड let me bring something new in the new video, in the next video. Thank you and have a nice day and bye bye.